हेलो एंड वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का ये पाठशाला के चैनल पे। दोस्तों 2022 सीरीज के हिसाब से चैप्टर फर्स्ट है चैलेंजिंग ऑफ नेशन बिल्डिंग। पॉलिटिकल साइंस का फोर्थ पार्ट है। इसके रिगार्डिंग में हमने चैप्टर के 3 पार्ट पहले से अपलोड करे हुए। नई सीरीज है, नए तरीके से बहुत सारी चीज़ें आप सभी लोगों को बताने की कोशिश करी जाएगी। और सबसे अच्छी बात, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर का PDF फाइल अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश में। बच्चे काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। आइए बात करते हैं कि फोर्थ पार्ट में अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। भारत का नक्शा जो आपको आज दिखाई दे रहा है, कभी 28 राज्य, कभी 27 राज्य, कभी 6 यूनियन टेरिटरी, कभी 7 यूनियन टेरिटरी, कभी 8 यूनियन टेरिटरी। समय के साथ साथ चीज़ें बदलती रही है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, रियासतों का विलय। दोस्तों अगर हम आज़ादी के टाइम पीरियड में थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमें एक बात तो बिल्कुल समझ में आती है कि इंडिया के अंदर जो नक्शा आज हमें दिखाई दे रहा है, असल में इंडिया का नक्शा हाल फिलहाल उस तरीके से नहीं था। अगर आपको पता हो तो बंगाल का इलाका सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा कैप्चर करा गया था। देन धीरे धीरे करते वो कुछ आगे पहुंचे। कोस्टल लाइन के कुछ इलाके इन्होंने कैप्चर करे और धीरे धीरे करके कुछ इलाकों के अंदर अंग्रेजों का कब्जा होता चला गया। आज का वर्तमान भारत जैसा भारत आपको दिखाई देता है, पहले वैसा भारत नहीं था। अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे बहुत सारे इलाके उनके द्वारा कैप्चर कर लिए गए थे, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे प्लेसेस थे जहां पर कहीं ना कहीं देसी राजा और राजे रजवाड़े राज किया करते थे। कुछ रजवाड़ों के पास अपनी खुद की आर्मी होती थी, कुछ रजवाड़ों के पास अपने खुद के सिक्के होते थे, और कुछ देसी रियासतें इतनी बड़ी होती थी जो दिल्ली जितनी, मैं कह सकता हूँ दिल्ली से भी बड़ी हमें चीज़ें देखने को मिलती, मतलब जगहें देखने को मिलती है। अब क्योंकि भारत देश आज़ाद हो रहा था और 1947 में जब भारत देश आज़ाद हो गया था तो हमें अच्छी तरीके से पता था कि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग का काम था देसी रियासतों का विलय करना, क्योंकि अंग्रेजों का तो क्लियर कट ये हो चुका था कि ठीक है हम भारत छोड़ के जा रहे हैं, और भारत छोड़ के जाने के बाद अब ये हिस्सा पूरी तरीके से भारतीय लोगों का हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक मजबूरी सबसे बड़ी ये रही कि इंडिया के अंदर प्रिंसली स्टेट 565 रियासतें, वो ना ही कभी गुलाम बनी थी और ना ही कभी गुलाम थी। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि जो आपको रेड इलाका दिखाई दे रहा है मैप के अंदर, वो इलाका है पूरा जो अंग्रेजों ने कैप्चर करा हुआ था, लेकिन जो आपको पीले कलर से दिखाई दे रहा है वो इलाका पूरी तरीके से देसी रियासतों का था। अब रियासतें 4, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं थी। रियासतों की संख्या कहीं जाती है 565, कहीं 564, कहीं 566, कहीं 561। नंबर में अलग अलग है, लेकिन ज़्यादातर बुकों के अंदर PCS के एग्जाम में, UPSC के एग्जाम में 565 रियासतें ही दिखाने की कोशिश करी गई है। कुछ रियासतें जिन्हें ब्रिटिश प्रोविजन के नाम से पुकारा जाता है दोस्तों, तो लगभग 11 स्टेट्स और 4 क्या कहते हैं चीफ कमिश्नर स्टेट्स जो थे वो हमें देखने को मिलते हैं। मतलब जैसे आज की डेट में 28 राज्य हैं, वैसे ही वहाँ पे 11 प्रोविजंस होते थे। जैसे अगर हम ये UP और इधर का इलाका बोले तो ये पूरा संयुक्त प्रांत होता था। मतलब ऐसे थोड़े से 11 प्रोविजंस थे और 4 प्रिंसली स्टेट्स कह रहा हूँ मैं, 4 चीफ कमिश्नर प्रिंसली स्टेट थे जो अंग्रेजों के अंडर में थे। बाकी जो पीला इलाका आपको दिखाई दे रहा है उसमें बहुत सारे रियासतें जो थी वो राज करती थी, यानी कि बहुत सारे राजा रजवाड़े राज करते थे। लेकिन आपको क्या लगा कि जब पूरे भारत को अंग्रेज लोग गुलाम बना सकते हैं तो क्या प्रिंसली स्टेट को गुलाम नहीं बना सकते? बहुत आसान है प्रिंसली स्टेट को गुलाम बनाना। लेकिन दोस्तों हाल फिलहाल जितनी भी देसी रियासतें थी वो प्रिंसली स्टेट्स राजाओं के अंडर में तो होती थी, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स ये कहती थी कि हम अंग्रेजों की सुप्रीमेसी को मानेंगे। मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन अंग्रेज लोग चलाएंगे उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को अंग्रेज लोगों के द्वारा चलाए गए कायदे कानून को ये लोग मानने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। तो इसीलिए इन प्रिंसली स्टेट का कंट्रोल पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के हाथों में होता था, और प्रिंसली स्टेट्स को पूरी तरीके से टैक्स, दुगना लगान देना पड़ेगा। लगान मूवी में आपने देखा भी होगा, ये पूरी तरीके से टैक्स के अंडर सेशन में आते थे। मतलब अगर इनके पास रियासतें थी तो वो रियासतें पूरी तरीके से इनकी खुद भी नहीं थी। हालांकि इनको नाम का राजा का दर्जा तो दिया जाता था, लेकिन वो राजा का दर्जा सिर्फ नामात्र था। इस तरीके से ये लोग राजा बने, लेकिन इंटरनल अफेयर में अंग्रेज लोग इनके इंटरनल अफेयर में मैटर नहीं करते थे। सबसे अच्छी बात तो हमारे लिए ये रहेगी,
अब इतना आपने फोकस कर लेना है कि 565 रियासतों को अंग्रेज लोग कंट्रोल तो कर रहे थे, लेकिन थोड़ी बहुत सुप्रीमेसी, इंटरनल अफेयर्स में फैसले लेने का तरीका थोड़ी बहुत देसी रियासतों के पास था। अब यहाँ पे क्योंकि हम लोग तो आज़ाद हो रहे थे, हम लोगों के आज़ाद होने के बाद फाइनली ये डिसाइड हो रहा था कि अंग्रेज तो भारत छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन प्रिंसली स्टेट जो अखंड भारत का ही हिस्सा था, क्या उनको भी अलग से छोड़ के जाना पड़ेगा इलाके को, या क्या वो भारत के साथ विलय नीतियों पे साइन करने के लिए तैयार हो जाएंगे? तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पैरामोन्सी की। इसे बोलते हैं सर्वप्रियता। बुक में मेंशन नहीं है, बट दिस इज आई एम टेलिंग टू यू बिकॉज यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द ई पाठशाला चैनल। ई पाठशाला पे कंटेंट थोड़ा सा आपको हिंदी और इंग्लिश यूनिक में मिलेगा, और आपको ये समझाने की कोशिश करी जाएगी कि कुछ ऐसी छुपी हुई चीजें जो थोड़ी बहुत आपको समझ में आनी चाहिए, पीसीएस और यूपीएससी के लेवल पे और आने वाले एग्जाम के लेवल पे ये चीजें भी समझ में आनी चाहिए। तो अंग्रेजों ने दोस्तों क्या करा, अंग्रेजों ने दो चीजें प्रिंसली स्टेट्स को दे दी, क्योंकि भाई देखो अभी तक उनको ये कोई फर्क नहीं पड़ता था, प्रिंसली स्टेट्स को, देसी रियासतों को, आजाद भारत हो ना हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो भैया अंग्रेजों के अंडर में थे, उनकी सुप्रीमेसी को मानते थे और जैसा अंग्रेज कहेंगे वैसा ही करते थे। तो दोस्तों अंग्रेजों ने जितनी भी देसी रियासतें थी, एक तो उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ पैरामोन्सी, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पैरामोन्सी बोलते हैं इसे, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आपकी बुक के अंदर इसके बारे में मेंशन करा गया होगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ पैरामोन्सी के तहत ये बोला जाता था जितनी भी देसी रियासतें हैं वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ पैरामोन्सी के तहत अपने खुद का स्टेट, अपने खुद का राज्य हमारे जाने के बाद बना सकते हैं, बिकॉज जो इलाका अंग्रेजों के कंट्रोल में था वही इलाका तो अंग्रेज छोड़ के जा रहे हैं। जो पीले कलर का इलाका है वो इलाका तो प्रिंसली स्टेट का है, ना ही वो कभी गुलाम रहा था और ना ही वो हमारे कई पूरी तरीके से कंट्रोल में रहा था। इसीलिए अंग्रेजों ने ब्रिटिश ऑफ पैरामोन्सी इनको दी थी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ पैरामोन्सी से हिंदी में सर्वपरिता बोला जाता है, ठीक है ना। एक्सेशन को विलय नीति बोली जाती है, ठीक है, या तो आप विलय नीति अपना लीजिए। विलय मतलब घुल जाना, मिल जाना, पानी में मिल जाता है ना, नमक मिल जाता है, तो सेम ऐसा ही था। अंग्रेजों ने इनको ऑप्शन दे दिया। किनको ऑप्शन दे दिया? ब्रिटिश लोगों ने देसी रियासतों को ऑप्शन दे दिया। अब ये हमारे लिए गले की हड्डी बन गई। दिस इज द प्रॉब्लम फॉर अस, बिकॉज अगर मान लीजिए अंग्रेज लोग इलाका छोड़ के चले जाते हैं और वो उनको कहते हैं कि आप पैरामोन्सी के तहत आप ब्रिटिश का शासन खत्म होने के बाद अपने खुद का शासन बना सकते हो, तो ये 565 रियासतें अगर ये बोलने लग जाए कि मेरा भारत अलग है, मेरा उत्तर प्रदेश अलग है, मेरा झारखंड अलग है, मेरा हरियाणा अलग है, मेरा जम्मू कश्मीर अलग है, तो सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हमें देखनी पड़ती। कैसे देखनी पड़ती है, मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए ये आप मैप देख लेते हैं, ये मैप देख लीजिए। मान लीजिए कि किसी बंदे को, क्योंकि पीला इलाका तो किसी राजा का है, किसी बंदे को यहाँ पे ये आपका कन्याकुमारी लास्ट में, तो किसी को यहाँ से आना है, तो सोचो तो कितने बैरियर्स तोड़ के निकल के आना पड़ेगा उसको, जब जाके वो यहाँ पहुंच पाएगा। जबकि रास्ता बिल्कुल सीधा है, लेकिन उसको ऐसे घूम के आना पड़ रहा है। और हर स्टेट से परमिशन लेनी पड़ेगी, हर स्टेट, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम, सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, पता नहीं कितनी सारे हमें रिफॉर्म्स करने पड़ते हैं, क्या क्या दिक्कतें करनी पड़ती। मेरे ख्याल से जिस बच्चे ने 9th क्लास की वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी, अगर जर्मनी के अंदर अगर आपको पता हो तो शायद से वहाँ पे भी ऐसे ही होता था कि अगर मतलब स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं होता, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई 10 किलो चावल है और राजा 10 किलो, यहाँ का किसी राजा से व्यापार करना है, तो वो उनके लिए 10 किलो ना हो, उनके लिए 5 किलो हो, तो ऐसा कुछ लॉ हो सकता था। बहुत बड़ी समस्याएं हो सकती थी, और इन समस्याओं का समाधान करने के लिए अंग्रेजों ने तो अपना पल्ला साफ करा और हमारे लिए गले की हड्डी छोड़ दी। गले की हड्डी यही थी कि प्रॉब्लम यही थी कि जितने प्रिंसली स्टेट थे या तो पाकिस्तान में ज्वाइन हो जाए और या तो अपने इंडिया के अंदर ज्वाइन हो जाए, या तो अपना खुद का इंडिपेंडेंट स्टेट बना ले। हमारे लिए दोनों ही प्रॉब्लम थी। इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे तो मैंने अभी आपको प्रॉब्लम बना दी कि जम्मू कश्मीर से किसी को कन्याकुमारी तक आना हो तो कितने बैरियर पार करके उसे आने पड़ेंगे, वो सारी समस्या उसको होगी। पाकिस्तान के साथ ज्वाइन हो जाएगा तो ऑफ कोर्स हमारे लिए बहुत गलत है, हमारी टेरिटरी जो है कमजोर पड़ जाएगी और ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। इंडिया के साथ ज्वाइन होते हैं तो दोस्तों हमारे लिए फ़ायदा है,
तो दैट इज वाई यहाँ पे हमारे भारत के सबसे बड़े लौह पुरुष को सलाम है मेरा ई पाठशाला की सारी टीम की तरफ से। दोस्तों दिस द पर्सन जिन्होंने पूरे भारत में 565 रियासतों को एक करने की कोशिश करी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ कि अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे जब इनको फायदा देने के लिए कहा गया था तो त्रावणकोर एक पहला ऐसा स्टेट था। आज की डेट में आपको केरला दिखाई दे रहा होगा, ये पहले ये त्रावणकोर था, ठीक है ना। त्रावणकोर पूरा का पूरा ये इलाका था। इस त्रावणकोर के इलाके के अंदर उस टाइम पीरियड में आप ये त्रावणकोर देख सकते हैं, त्रावणकोर राजा के अंडर में था। इसने सबसे पहले अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इवन हैदराबाद का निजाम जो था उसने भी अपने आप को बोल दिया कि मैं सोच के बताऊंगा आपको कि मैं भारत के साथ विलय होना चाहता हूं या नहीं। ये उस्मान अली खान, याद रखिए, वही व्यक्ति है जिसका पैसा बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, इनकी स्टोरी बहुत फेमस है। आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको बहुत जानने को मिलेगा इनके बारे में। उस्मान अली खान, ऐसा कहा जाता है कि ये उस टाइम पीरियड पे अपने पेपर पे वेट रखने के लिए हीरो का इस्तेमाल करते थे, इतना पैसा था इनके पास। तो ये जो इंडिपेंडेंट इंडिया था ना, उसके लिए हमारे लिए सबको एक एकता में बांधना, सभी को लोकतंत्र के दायरे में लाना, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कराना सभी के लिए जरूरी था। इसलिए हमने कोशिश करा कि अधिकांश रियासतों को सरकार के अंडर में और लोकतांत्रिक तरीके से उनको भारत का पार्ट बनाने की कोशिश करी जाए। ओके, क्लियर आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। टॉपिक समझ में आना चाहिए, क्योंकि टॉपिक नहीं आएगा समझ में तो स्टोरी ब्लर होती चली जाएगी, बहुत सारी चीजें मिस होती चली जाएगी, बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। सो दैट इज व्हाई यू नीड टू फोकस ऑन दैट कि अब इस स्टेप पे भारत ने इतने सेंसिटिव मुद्दे पे कैसे स्टेप लिया। सो दैट इज व्हाई हमारे भारत की जो गवर्नमेंट थी, हमारे भारत की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, वो बहुत सोच समझ के विचार कर रही थी। वो ये कह रही थी कि अगर ऐसे डिवीजन में बट जाएगा तो भारत के लिए वो अच्छा कतई ही नहीं होगा। भारत के लिए अच्छा नहीं होगा तो आने वाले लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। इतने सालों तक हम लोग 200 साल तक गुलाम बने रहे, उससे पहले 600 सालों तक गुलाम बने रहे, उससे पहले और लोगों ने अलग अलग हिस्सों में हमारे साथ क्या कहते हैं गलत व्यवहार करा या इस पर राज करा। आजाद भारत बनने के बाद हमें कुछ करना पड़ेगा। सो दैट इज वाई आने वाले इतिहास के अंदर दोस्तों इनको याद रखा जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक और चीज मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी ने आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर इनके ऊपर नया टॉपिक नहीं बनाया है, और एनसीईआरटी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा गंदा व्यवहार आप लोगों के लिए कर रही है। पेपर में एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, इस बार न्यू टॉपिक ऐड हुआ है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में ही है। इसके ऊपर मैं अलग से आपको वीडियो दे दूंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जो न्यू कंटेंट के हिसाब से अपलोड होगी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का मैं आपको अलग से सिनेरियो बता दूंगा जिससे आपको फायदा रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ये याद रखिएगा, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, पर मैं आपको अलग से बता दूंगा। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे ध्यान रहे। और अब ये देख लीजिएगा, आज़ादी के नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, गांधी जी के अनुयायी थे, मतलब फॉलो करने वाले। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, कहा जाता है कि पहले प्रधानमंत्री इनको ही बनाया जाता। पहले के गृह मंत्री और देशी रियासतों को भारत के साथ मिलाने के लिए सबसे बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्तियों में से एक थे, ठीक है ना। और मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटीज प्रांत के संविधान में एक महत्वपूर्ण सदस्य के हेड यही थे। अब ये इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को पार्टीशंस के अंदर एक इंपॉर्टेंट किरदार के रूप में देखा जाता है। और दिस इज द पर्सन दैट हु मेक इनक्रेडिबल, कहते हैं ना, इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। तो इन्होंने वो साबित करके दिखाया। 565 रियासतों को एग्री करना बहुत बड़ी बात थी, बाय हुक और बाय क्रुक। तो यहाँ पे मेन बात ये था, सभी रियासतों को, अधिकांश रियासतों को संघ में लाना, यानी कि भारतीय हिस्से में लाना, और उसके बाद सभी को ये बोलना कि भाई जितनी भी रियासतें आएंगी सबको अपनी स्वतंत्रता मिलेगी, ऑटोनॉमस मिलेगा। और यहाँ पे बैकड्रॉप ऑफ द पार्टीशन, इंटीग्रेशन, कंसोलिडेशन ऑफ टेरिटोरियल बाउंड्रीज एंड द नेशन हैज अज्यूम्ड सुप्रीम इंपॉर्टेंस। विभाजन की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय की क्षेत्रीय सीमाओं के एकीकरण और समलेखन की सर्वोच्चता महत्व दिया गया। मतलब मेन यही है कि जो 3 निर्देश सरकार के विचार में थे वो यही थे कि अधिकांश रियासतों को भारतीयों का हिस्सा बनाया जाएगा। सरकार कुछ क्षेत्रों को स्वतंत्रता देने के लिए तैयार थी, जैसे कि मान लीजिए कि हम ये कहना चाहते थे कि सारे के सारे प्रिंसली स्टेट्स नहीं होना चाहते हैं तो हम उनको थोड़ा बहुत स्वायत्तता भी देंगे। याद करिए, जम्मू एंड कश्मीर को दिया था हमने, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो लोग थे ना, उनको हमने दिया था। इसके लिए धारा 370 थी, जो थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्ट, क्लास 11 की पॉलिटिकल कहा जाता है, और ये धारा 371 के तहत इसको दिया गया था। ये थोड़ा सा इतिहास है, ये मैं अलग से, अगर आप फ्यूचर में लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ते हैं
तो उसमें आपको थोड़ा सा डिटेल में जानने को मिलेगा कि कैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को 71 ABCDE के तहत रखा गया। 370 धारा के तहत जम्मू कश्मीर को अलग से स्वायत्तता दी गई, जो ऑफकोर्स अब खत्म कर दी गई है करंट सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए, तो आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा मेन बात है कि सभी को हम एकीकरण में रखेंगे, यानी कि डेमोक्रेसी के अंडर ही रखा जाएगा। So that is why सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट डेप्यूटी होम मिनिस्टर एंड नेगोशिएट विद द प्रिंसली स्टेट। डिप्लोमेसी पॉलिसी के तहत उन्होंने कैसे किया कैसे नहीं करा वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। सभी प्रिंसली स्टेट से कहा कि भैया हाथ जोड़ के विनती है, बात नहीं मानोगे तो ठोके जाओगे। ऐसा कहा जाता है कि ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, हैदराबाद जो निज़ाम था वो विलय नहीं हुआ था, उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे जितनी भी रियासतें हमारे साथ ज्वाइन होती जा रही थी, सभी रियासतों को हमने कहा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आप देख सकते हो, ये एक तरीके की माँ कसम है, जो बच्चे स्कूल में नहीं खाते हैं कि माँ कसम खा रहा हूँ, माँ कसम खा रहा हूँ। अब इतना बड़ा स्टेट है, इतनी बड़ी कंट्री है, अब वो माँ कसम भाई झूठी भी खा सकती है, इसलिए हमने माँ कसम रिटर्न फॉर्म में लिखवाई। हमने कहा कि आप लिख के दीजिए, तो इससे लिख के हमें प्रूफ हो गया कि हाँ भाई प्रिंसली स्टेट्स हमारे साथ आ रहे हैं। तो इसमें से सारे प्रिंसली स्टेट आ गए, लेकिन दोस्तों 4 प्रिंसली स्टेट भारत की आज़ादी के बाद भी नहीं आए थे। 1947 से लेकर 1949 तक भी भारत के साथ विलय नहीं हुए थे। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ और उसके बाद क्या कहते हैं मणिपुर। 4 है ये, यहाँ पे याद रखिएगा 4 है, और इन 4 को एक साथ लाने के लिए बहुत चने लोहे के चने चबाने पड़े सरकार को। तो इसके बारे में हैदराबाद का थोड़ा सा स्टोरी जान लीजिए। स्टोरी हैदराबाद की, हैदराबाद साउथ सेंट्रल का हिस्सा है, ऑफ कोर्स ये वाला पार्ट है जो केरला, कर्नाटका, हैदराबाद और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आता है प्रेजेंट डे के हिसाब से। उस्मान अली खां 7वें निज़ाम थे, उनको निज़ाम टाइटल दिया गया था, सबसे रिचेस्ट, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन थे। अभी भी इनका क्या कहते हैं स्विस बैंक के अकाउंट में इतना पैसा पड़ा हुआ है कि उसका इंटरेस्ट भी निकाले तो कोई करोड़ों में आ जाता है। ये इन्होंने कहा था कि हैदराबाद को इंडिपेंडेंट बनाया जाएगा, और इसीलिए उन्होंने आज़ादी के टाइम पीरियड में जब भारत आज़ाद हो रहा था तो स्टैंड स्टिल पॉलिसी, यथासंभव स्थिति, याद रखिएगा, ये कहा था कि मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं भारत के साथ आऊं या ना आऊं, इसीलिए उन्होंने स्टैंड स्टिल पॉलिसी ली। लेकिन बाद में उन्होंने कह दिया कि भैया हम क्या कहते हैं एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना लेंगे। अब जब इंडिपेंडेंट स्टेट निज़ाम बना लेंगे तो भारत ने क्या चलाया, भारत ने ऑपरेशन पोलो चलाया और निज़ाम को हैदराबाद में पूरी तरीके से विलय कराने की बात करी गई, क्योंकि तेलंगाना हैदराबाद के अंदर जो हिंदू लोग थे, क्योंकि निज़ाम जो है एक मुस्लिम था और हिंदुओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था, इसी वजह से भारत ने पूरी तरीके से इस आंदोलन को एक नेशनल मूवमेंट बनाया और फिर वहाँ के रजाकारों को, वहाँ के जो सिपाही थे यानी कि उस्मान अली खां के अपने खुद की आर्मी थी, उन्हें रजाकार कहा जाता था, पैरामिलिट्री फोर्स, इन पैरामिलिट्री फोर्स को हराया। और हमारे इंडिया के अंदर नॉन मुस्लिम लोगों के साथ बहुत बुरा होता था हैदराबाद के अंदर, इसी वजह से ऑपरेशन पोलो चलाया गया। याद रखिएगा सितंबर 1948 के अंदर ऑपरेशन पोलो चलाया गया, आप डेट याद रख सकते हैं 13 दिसंबर 1948। ऑपरेशन पोलो टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है दोस्तों, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर निज़ाम ने सरेंडर कर दिया। निज़ाम के सरेंडर करने के बाद फाइनली ये डिसाइड हुआ कि जो हैदराबाद है वो भारत का हिस्सा हो जाएगा। दूसरी कहानी मणिपुर की है। मणिपुर के राजा, अब देख सकते हो ये नॉर्मल छोटा सा स्टेट, मणिपुर के राजा ने कोई प्रॉब्लम नहीं करी थी, लेकिन दोस्तों हमारा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो दूसरी कंट्री को टच करता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे एक राजा थे, इन राजा का नाम था बोध सिंह, बोध सिंह आई थिंक इनका नाम था, नाम कहाँ पे है इनका, हाँ बोध चंद्र सिंह, ठीक है ना, बोध सिंह नहीं बोध चंद्र सिंह। उन्होंने भारत के अंदर प्रवेश करने के लिए कहा कि भाई मेरी जनता तो मुझसे नाराज है ही नहीं, मेरी जनता मुझसे नाराज नहीं, तो आप मुझे जबरदस्ती क्यों विलय करा रहे हैं। लेकिन भारत ने सोचा यही कि ऑफकोर्स नॉर्थ ईस्ट का प्लेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोधचंद को ये कहा गया कि अगर आपको लगता है कि मेरी जनता मुझसे नाराज है तो आप इलेक्शन करवा लीजिए। भारत में आज़ादी से पहले भी एक जगह इलेक्शन हुआ था, वो था मणिपुर। याद रखिएगा, पेपर में कहीं एमसीक्यू के अंदर आ जाए या आने वाले एग्जाम में कहीं आ जाए तो आप मणिपुर याद रखिएगा, वहाँ पे सबसे पहले चुनाव करवाया गया। उसके बाद क्या हुआ कि मणिपुर के लोगों ने पूरी तरीके से ये कहा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करवाया गया और इस तरीके से जून 1948 के अंदर दबाव के कारण बोध चंद्र सिंह को भारत का पार्ट बना लिया गया। तो ये कुछ डायग्राम है, ये डायग्राम ये दिखाने की कोशिश कर रहा है ये किस तरीके से एक्सेशन जो था वो मणिपुर के राजा के खिलाफ था, लेकिन फिर भी यहाँ पे उनसे करवाया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जितने भी वहाँ के लोग थे उन्होंने इनका विद्रोह करा, लेकिन कुछ नहीं हो सकता उसका।
महाराजा ने पूरी तरीके से फिर विलय नीति पे साइन करा और विलय नीति पे साइन करने के बाद जो मणिपुर था वही भारत का हिस्सा हो गया। अब दोस्तों जूनागढ़ और हैदराबाद ये आपका मेंशन नहीं है टेक्स्ट बुक के अंदर, ये आने वाले चैप्टर्स में पता चलेगा आपको। लेकिन दोस्तों अभी क्या कहते हैं, इस वीडियो के अंदर हम इतना ही कवर करेंगे। फिर भारत में बताएंगे कि कैसे ये स्टेट पॉलिसी बनाई गई, भाषा के आधार पे लोगों को अलग करा गया, नए नए राज्य की डिमांड क्यों होने लग गई, इसमें क्या कहते हैं विशाल आंध्र मूवमेंट क्यों चलाया गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आयोग क्यों बनाया गया, फैजल अली कमीशन क्यों आया, इसमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का क्या रोल था, वगैरह वगैरह। आज कितने स्टेट हैं क्या नहीं है वो सब समझेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैप्टर की पीडीएफ चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।